स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर हम अब तक प्लोइंग, शोइंग ऑफ सीड्स, प्रोवाइडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन और हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेसिंग। After harvesting, the crop is dried to remove any moisture, then its grain are separated out from the chaff by the process of threshing. फसल की कटाई के बाद फसल के अंदर मौजूद नमी को दूर करने के लिए फसल को कुछ दिन के लिए सुखाया जाता है। इसके बाद उसके अंदर जो बीज होते हैं उन बीज के दानों को घास फूस से अलग किया जाता है, जिसे थ्रेसिंग कहते हैं। Farmers of small field throw mixture in the air so that the wind blows away the lighter chaff while the heavier grains fall down. छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को हवा में गिरा करके अलग कर लेते हैं। अनाज के दाने भारी होने से पास ही नीचे गिर जाते हैं और जो चारा होता है वो हल्का होने के कारण उड़ करके दूर चला जाता है। हवा के द्वारा अनाज को घास फूस से अलग करने की प्रक्रिया को विनोइंग कहा जाता है। हमारे घरों के अंदर भी इस प्रक्रिया का यूज होता है। जब हम गेहूं को साफ करते हैं उसका आटा बनवाने के लिए, तो पंखे की हवा के आगे हम किसी बर्तन के अंदर अनाज को डाल करके उस हवा के सामने गिराते हैं, जिससे कि जो भारी अनाज होता है वो ज़मीन पर हमारे पास गिर जाता है और जो हल्का घास फूस होता है वो हवा में उड़ करके उस अनाज से अलग हो जाता है। Farmers of large field do this work by combine machine or thresher which is faster. बड़े खेतों वाले किसान कंबाइन मशीन से इस काम को करते हैं और ये काम उन मशीनों के द्वारा जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट, स्टोरेज। आफ्टर थ्रेसिंग द फार्मर ब्रिंग्स द ग्रेन filled in the bags at home and collect the chaff for fodder. He store the food he had brought. He keeps the grain of required quantity at home and rest he sell in the market. The protection of grain at home is also important by various methods. Stored grain are protected from moisture, insect, mice and microbes. Large scale storage of grain is done in the storehouses called silos. यानी थ्रेसिंग का काम होने के बाद में अनाज को बोरियों में भर करके किसान घर ले आता है और जो चारा होता है, घास फूस जो होता है, वो पशुओं के खाने के लिए इकट्ठा कर लेता है। घर लाए हुए अनाज का किसान स्टोरेज कर लेता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार घर पर अनाज रख लेता है। बाकी का बचा हुआ अनाज मंडी में बेच देता है। घर में रखे हुए अनाज की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है, तो अनेक उपायों द्वारा स्टोर्ड अनाज को नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स से सुरक्षित रखा जाता है। अधिक अनाज के भंडारण के लिए मंडियों में भंडार गृह होते हैं, जिन्हें साइलो कहा जाता है। नेक्स्ट, क्रॉप्स एंड इन्वायरमेंट यानी फसल और पर्यावरण। वी नो दैट द इन्वायरमेंट सराउंडिंग अस शुड बी क्लीन। फॉर दिस वी शुड कीप आवर सेल्वेज एंड आवर सराउंडिंग क्लीन। अलोंग विद दिस देयर शुड बी ग्रीनरी इन आवर सराउंडिंग. Crops are green and throughout the year round. One or the other crop is always there in the field. Atmosphere also get cleaned with the greenery. Thus crop directly affect the environment in the following ways. हमें मालूम है कि हमारे आसपास का वातावरण साफ रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें खुद की और आसपास की स्वच्छता रखनी चाहिए। साथ ही हमारे आसपास हरियाली भी होनी चाहिए। फसलें भी हरी भरी होती है और पूरे साल भर खेतों में किसी न किसी प्रकार की फसल हमेशा उगी हुई रहती है। हरियाली से जो वायुमंडल है वो अच्छा रहता है, शुद्ध रहता है। इसलिए फसलें पर्यावरण को सीधे सीधे प्रभावित करती है, जो कि इस प्रकार है। इन्वायरमेंट गेट्स क्लीन विद क्रॉप एंड क्रॉप्स मेंटेन द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो फसलों के द्वारा शुद्ध रहता है और फसलों के द्वारा वातावरण के अंदर नमी भी बनी रहती है। They are helpful in controlling and regulating the amount of oxygen, carbon dioxide. यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए भी फसलें बहुत ज़रूरी है। They regulate the temperature of the surrounding. हमारे आसपास का वातावरण भी वो कंट्रोल रखती है, मेंटेन रखती है। They protect the upper fertile layer of soil from storms, wind and flood. यानी आंधी, तूफान, बाढ़ से भूमि की ऊपर की जो उपजाऊपन की जो परत होती है, फर्टाइल जो लेयर होती है, उसे भी बचाती है।
लोअर्स द एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि और वायु प्रदूषण को भी कम करती है फसलें। दे प्रोवाइड लाइफ एंड प्रोटेक्शन टू द एनिमल, फसलें जानवरों को जीवन और सुरक्षा प्रदान करती है। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, ही वॉज बोर्न ऑन 7 August 1925 at Kumkoणम, Tamil Nadu. Specialist in genetics, he is famous for his contribution in the field of green revolution in 1966. He hybridized seeds from Mexico with the home variety of Punjab and developed the hybrid variety, which was high-yielding variety. During the Green Revolution, high-yielding wheat and rice seed were sown in the fields. This revolution made India self-dependent in the field of food grain. In the field of science and engineering, M.S. Swaminathan was awarded with Padma Shri in 1967, Padma Bhushan in 1972 and Padma Vibhushan in 1989। M.S. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम क्षेत्र के अंदर हुआ था। वे अनुवांशिकी विशेषज्ञ थे। भारत की हरित क्रांति के अंदर उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए वो प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 1966 में मेक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ संकरित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। यानी मेक्सिको से बीज लेकर के आए और पंजाब के अंदर जो घरेलू किस्में थी, यानी यहाँ के जो बीज थे, उसको और मेक्सिको के बीज को मिला करके एक हाइब्रिड बीज बनाया। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत इन्होंने ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज भी खेतों में बोए थे। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया था, यानी हमें किसी दूसरे देश के ऊपर उसके बाद में डिपेंड नहीं रहना पड़ा भोजन के लिए, फूड के लिए। M.S. स्वामीनाथन को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।